देखो, जब हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने सर्टेन पॉइंट्स लिखे थे क्या क्या पढ़ना है अपने को, राइट। उसमें से बहुत सारा टिक हो चुका, और भी बहुत कुछ हम पढ़ चुके, जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, इससे रिलेटेड जर्नल सीख लिया हम लोगों ने। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम भी हमने सीख चुके हैं, राइट। अब बचा है 10, 11, 12। आज अपन करेगा री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कैसे री इश्यू करते हैं वो वाला पार्ट सीखेगा। एंड टाइम परमिट किया तो ये भी निकालना सीखेगा कि कैपिटल रिजर्व में कैसे पैसा ट्रांसफर होता है, हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यहां एक पॉइंट और लिख लेना जो मैंने लिखाया नहीं था। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, ये भी कवर करना अपने को लास्ट में, सो दैट पूरा थ्योरी भी अच्छे से कवर हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। 40। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। आज डिस्कस करेगा री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर लेता है उसको री इश्यू कैसे करता है, राइट। फॉरफिट क्यों करती है कंपनी? जब कोई शेयर होल्डर एरियर कर दे पेमेंट करने में, तब कंपनी हैज अ पावर, कंपनी हैज अ राइट टू फॉरफिट द शेयर। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लिया और उसको रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर से उसका नाम डिलीट कर दिया, इसी को फॉरफिचर बोलते हैं, राइट। अब फॉरफिट तो कर लिया, क्या कंपनी वापस उन शेयर्स को रीसेल कर सकती है क्या? हाँ, कर सकती है। इट इज सिमिलरली, जैसे कि सोचो कॉलेज में लिमिटेड सीट्स होती है, एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट फर्स्ट क्वार्टर का फीस नहीं दिया, सेकंड क्वार्टर का फीस नहीं दिया, कॉलेज वालों ने उसे निकाल दिया, राइट। अब वो सीट वैकेट है। अचानक से कोई नया स्टूडेंट आए और बोले कि सर प्लीज मुझे एडमिशन दे दो, मेरा साल बच जाएगा। तो क्या कॉलेज वाले दे सकते हैं ना, क्योंकि उनकी सीट तो वैकेट है, तो वो उसे दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कॉलेज वालों के ऊपर कि कितने रुपए में वो सीट अलॉट करे। सिमिलरली, जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किया है वो कंपनी पे डिपेंड करता है वापस कितने में री इश्यू करे, राइट। दे कैन री इश्यू shares can be reissued at, कंपनी चाहे तो जितने रुपए का शेयर्स था वापस उतने रुपए में ही बेचे, राइट। कंपनी बोलती है ना, हम तो पहले भी 10 रुपए में दिए थे, आज भी 10 रुपए में देंगे, लेना है तो लो, राइट। कंपनी चाहे तो उसको प्रीमियम में भी इशू कर सकता है कि भाई तेरे को रिक्वायरमेंट है, देख ले। जैसे कॉलेज वाला बोलेगा मिड ऑफ द सेशन आ रहा है, कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, बल्कि फीस तुमको ज्यादा देना पड़ेगा, चाहिए तो ले लो। सिमिलरली कंपनी यहाँ पे चाहे तो प्रीमियम में भी रीइश्यू कर सकता है, प्लस कंपनी इसको डिस्काउंट में भी रीइश्यू कर सकता है। डिस्काउंट में इश्यू कर सकता है क्या? डिस्काउंट में इश्यू नहीं हो सकता, बट डिस्काउंट में री इश्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो पुराना शेयर होल्डर था वो कुछ पैसा तो देके गया है ना। सपोज 10 रुपए का शेयर है, पुराने वाले शेयर होल्डर ने 4 रुपए दिए थे और बाकी पैसा दिया नहीं, तो कंपनी ने उसका शेयर्स फॉरफिट कर लिया। अब नया आया बंदा बोलता है मुझे दे दो शेयर्स, तो कंपनी चाहे तो उसको 10 रुपए में दे, चाहे 15 में दे, और चाहे तो कम वैल्यू में भी दे सकता है ना। कितना कम वैल्यू? मैक्सिमम
₹6 में री इश्यू कर सकता है। यदि सामने वाला बोले ना कि मुझे ₹5 में दे दो, तो कंपनी नहीं दे पाएगा, बिकॉज ₹5 में शेयर्स इशू करने से, री इश्यू करने से कंपनी ने कितना का डिस्काउंट दिया? ₹5। और पहले कंपनी को कितना मिल चुका था? तो ₹1 का तो लॉस हो गया ना, तो शेयर्स में कभी लॉस नहीं हो सकता। तो डिस्काउंट में री इश्यू तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना डिस्काउंट? जितना फॉरफीचर में था, जितना फॉरफिट करने के टाइम फायदा हुआ था, उससे ज्यादा डिस्काउंट कंपनी दे ही नहीं सकता। इज इट क्लियर? शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होगा? मैक्सिमम डिस्काउंट is up to the amount available in share forfeiture। आया समझ में? उससे ज्यादा तो डिस्काउंट कंपनी दे ही नहीं सकता ना। पुराने वाले शेयर होल्डर से जितना फायदा हो रखा है, बस उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। उससे ₹1 भी ज्यादा डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? दैट मीन्स shares can never be issued at discount, but shares can be reissued at discount। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फॉरफीचर। क्लियर है ये चीज? री इश्यू करने का मतलब रीसेल करना, राइट? अब जब भी आप रीसेल करते हो, रीसेल करने का मतलब हमारे पास पैसा आएगा, एंड जिसको हम शेयर देंगे वो हमारा कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। मतलब दैट वैल्यू विल बी नाउ टर्म्ड एज शेयर कैपिटल। उसको हम हमारे बिजनेस में शेयर कैपिटल में ही बोलेंगे, राइट? हमारे लिए लाइबिलिटी है। लेकिन डिसाइड करना होता है, पार और प्रीमियम में नो इश्यूज। पार प्रीमियम तो साफ साफ पता चल जाएगा, बट डिस्काउंट में जब इशू करता है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू करने के टाइम कितना डिस्काउंट दिया, ये पता करना बड़ी चीज है, राइट? सो लिखना, हाउ टू फाइंड आउट डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कैसे पता करेंगे? पहला ट्रिगर पॉइंट, check whether the reissue price is given with the word fully paid up या फिर फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा हुआ ही है, नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब नॉर्मल प्राइस लिख दिया। दे हैव नॉट यूज द वर्ड फुल्ली पेड अप। वी हैव टू फोकस अवर सेल्फ कि री इश्यू प्राइस के पीछे में क्या वर्ड फुल्ली पेड अप है क्या, राइट? इफ फुल्ली पेड अप, अच्छा सेकंड ट्रिगर पॉइंट, if fully paid up word is given
then always and always, कसम है तुम लोग को अपने अपने फेवरेट उसकी, बाकी तो तुम समझदार हो, मन में पिक्चर आ ही गया होगा, दिमाग में घूम ही रहा होगा। ठीक है, इफ फुल्ली पेड अप वर्ड इज गिवन देन ऑलवेज एंड ऑलवेज हाँ बहुत शाना। देन कंपेयर रीइश्यू प्राइस with face value to find out discount on reissue। क्या बोला मैंने? इफ रीइश्यू प्राइस के साथ वर्ड फुल्ली पेड अप है तो हमेशा और हमेशा आप रीइश्यू प्राइस को किससे कंपेयर करोगे? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर टू फाइंड आउट द डिस्काउंट। क्लियर है? इफ वर्ड fully paid up is not used, बहुत बार होता है, if word fully paid up is not used then always and always compare reissue price with called up value of shares to find out discount on reissue। ट्रिक समझ में आया? कितना रुपीस का डिस्काउंट दिया है, कैसे निकालना है? आपको हमेशा फोकस करना है रीइश्यू प्राइस के साथ वर्ड फुल्ली पेड अप है क्या। फुल्ली पेड अप है तो उस प्राइस को कंपेयर करेगा किसके साथ? फेस वैल्यू के साथ। और फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं है तो कॉल्ड अप प्राइस के साथ। तो पता चल जाएगा कितने रुपए का डिस्काउंट हमने दिया है। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई डाउट? अब देखो जर्नल, when reissued at par, जब तुम पार में री इश्यू करेगा तो जिसको भी बेचेगा तो पैसा आएगा कंपनी में। बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स reissued into reissue price। जरूरी नहीं है हम जितने शेयर्स फॉरफिट करें उतना का उतना रीइश्यू कर दे, कंपलसरी नहीं है। सपोज तुमने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, चाहो तो 300 रीइश्यू कर लो, 200 रीइश्यू कर दो, 500 रीइश्यू कर दो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर है? अब जिसको शेयर मिल गया उसका पैसा तो कैपिटल में चला जाएगा, टू शेयर कैपिटल। क्लियर है ये एंट्री? हाँ एक ही बार।
हाँ, अब यदि सेकंड कॉल में जो री इशू किया है, सेकंड कॉल से पहले री इशू किया है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा री इशू फुल्ली पेड अप है या नॉन फुल्ली पेड अप है। इफ फुल्ली पेड अप नहीं है, इसका मतलब कंपनी क्या कर सकता है, फ्यूचर में जो बचा हुआ पैसा वो मंगवाएगा, तब इसको देना पड़ेगा। इफ फुल्ली पेड अप है तो कुछ नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फुल्ली पेड अप हो गया। ठीक है, बट उतना आगे क्वेश्चन नहीं लेके जाता आपको। हाँ, प्रैक्टिकली समझने के लिए ठीक है कि कभी ऐसा हुआ तो क्या, तो फिर वो देख लेके आएगा बाकी पैसा। जब कंपनी अपना सेकंड कॉल ड्यू करेगा तो उनसे भी मंगवाएगा। लेकिन यदि फुल्ली पेड अप है, उनसे मंगवाएगा बट उन लोग देगा नहीं, ऑलरेडी पेड है उनका। when reissued at प्रीमियम, तो क्या होगा, री इशू किया है तो बैंक में पैसा आएगा, लेकिन ये तो ज्यादा वैल्यू में री इशू किया है, बैंक में तो ज्यादा आ रहा होगा। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, ये हो गया री इशू प्राइस से डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू, और बाकी एक्स्ट्रा कहां जाएगा, सिक्योरिटीज being shares reissued at premium। कोई डाउट यहां तक? हम्म। when reissued at डिस्काउंट, एतिया की होगो। हम्म। बैंक में तो पैसा आएगा, नंबर ऑफ शेयर reissued into reissue प्राइस, मालिक कितने से बनेगा, फेस वैल्यू। अब जो ये डिस्काउंट है ये कहां से लेंगे, शेयर फॉरफीचर से, क्योंकि पहले जब फायदा हुआ था तो तुमने उस पैसे को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल दिया था, मतलब क्रेडिट किया था। अब वहां से निकाल के हम इस लॉस को कंपनसेट करेंगे, तो शेयर फॉरफीचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? हम्म। प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिएगा ताकि क्लैरिटी आए करना कैसे। ठीक है जी, लिखा यहाँ तक, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं।
ए के पास 1000 शेयर्स, बी के पास 2000 शेयर्स, सी के पास 1500 शेयर्स और डी के पास 3000 शेयर्स है। एग्जाम्पल, सपोज इनके पास इतना इतना शेयर्स है, ए के पास 1000, बी के पास 2000, सी के पास 1500, डी के पास 3000 शेयर्स। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 1। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। थोड़ा सा फिगर्स चेंज करता हूं मैं, 4 की जगह इसको 3 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है। एंड बाद में कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। क्लियर है यहां तक? इसी के शेयर रीइश्यूड एट रुपीज 9 fully paid up, reissued at ₹9 fully paid up। तो यहां पे बताओ, कंपनी ने री इश्यू करने में कोई डिस्काउंट दिया है क्या? वो निकालने के लिए क्या चेक करना था? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप हुआ तो किससे कंपेयर करोगे? और डिफॉल्ट फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है? 10। तो 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में री इश्यू कर रहे हैं, मतलब 1 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया। क्लियर? तो इसका री इश्यू का एंट्री क्या होगा? सिर्फ मुझे री इश्यू का एंट्री बताओ इस केस में। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1000 शेयर्स, 9 रुपीज में री इश्यू किया तो 9000। डिस्काउंट कितना दे दिया? तो वो शेयर फॉरफीचर से निकालेगा अपन कितना रुपए? 1000। और मालिक कितने का बनेगा? समझ में आया? समझ में आया री इश्यू का एंट्री? मिस्टर बी एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। राइट? अब कंपनी क्या कर रहा है? री इश्यू एट रुपीज 8 फुल्ली पेड अप। बताओ यहां पे डिस्काउंट कितना दिया कंपनी ने? 2 रुपए। फुल्ली पेड अप है तो किससे कंपेयर करेंगे? फेस वैल्यू से। तो 2 रुपए का डिस्काउंट है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 16,000 से।
8 रुपीज में री इशू किया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 2000, तो 16,000, डिस्काउंट कितना? 4,000, कैपिटल में कितना जाएगा? क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और वहीं पे स्वाहा, शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। और उसका शेयर वापस री इशू कर दिया एट ₹7। बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? क्या वर्ड फुल्ली पेड अप है यहाँ? तो किससे कंपेयर करेंगे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपीज। यानी 8 रुपए का शेयर कितने में रीइश्यू कर रहा है? 7 रुपए में। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपए। समझ में आया? तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 7 × 1500, 10,500, इतना बैंक में आएगा। डिस्काउंट कितना हो गया? 1 रुपए। तो कैपिटल में कितना जाएगा? 12,000। यानी इस केस में कंपनी सेकंड या फाइनल कॉल मंगवा सकता है शेयर होल्डर से, मंगवाएगा ही, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है। आई बात समझ में? मिस्टर डी एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने क्या किया? उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। इसी शेयर्स को कंपनी ने री इशू कर दिया एट ₹4। बताओ कितना रुपए का डिस्काउंट हुआ? 4 रुपए का? पक्का? या 6 रुपए का? क्योंकि यहाँ वर्ड फुल्ली पेड अप है ही नहीं, तो आप किससे कंपेयर करोगे? कॉल्ड अप से। तो कॉल्ड अप कितना था? 8 रुपए। डिस्काउंट कितना हो गया? 8 रुपए का चीज 4 रुपए में रीइश्यू करे तो 4 रुपीज का डिस्काउंट। क्या कंपनी 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकता है क्या? क्योंकि हमने क्या बोला था, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? जितना शेयर फॉरफीचर में होता है। तो जब मिस्टर डी के शेयर्स फॉरफिट किए होंगे, तो हमने शेयर्स फॉरफीचर में कितना डाला होगा? 3 रुपए। जितना कंपनी को मिल जाता है उतना ही तो शेयर फॉरफीचर में जाता है। इसका मतलब कंपनी 3 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकता था। तो ये तो नल एंड वॉइड हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? री इशू प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। इफ आई राइट री इशू प्राइस इज 5, अब पॉसिबल है 3 रुपए तक का डिस्काउंट तो हो सकता था। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे बताओ मुझे अमाउंट कितना कितना आएगा? बैंक में 15,000, डिस्काउंट कितने का दे दिया? 3 रुपए का। तो शेयर फॉरफीचर से कितना निकालोगे? 9,000। और बाकी कैपिटल में कितना चला जाएगा? बोलो। 24,000।
समझ में आया कहानी? सेम क्वेश्चन में ही सोचो, एक मिस्टर ई नाम का कैरेक्टर होता जिसके पास 4000 शेयर्स है, ठीक है। मिस्टर ई नाम का कैरेक्टर जिसके पास 4000 शेयर्स है, उसने अपना एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और कंपनी ने उसके बाद ही क्या किया, फॉरफिट कर लिया उसके शेयर्स, ठीक है। और वैल्यूज तो ऊपर पता ही है, 3322। इसी शेयर्स को री इश्यूड एट ₹8 फुल्ली पेड अप। बताओ क्या कंपनी ने कोई डिस्काउंट दिया है क्या री इश्यू के टाइम? कितना? यस, कंपनी ने डिस्काउंट दिया है री इश्यू के टाइम, कितना? ₹2 का। क्योंकि जब वर्ड फुल्ली पेड अप होता है, किससे कंपेयर करना है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो 10 है, री इश्यू कर रहे हैं कितने में, तो डिस्काउंट कितना? ₹2, और उतना तो दे सकता था कंपनी। क्लियर है? तो इसमें जर्नल एंट्री क्या होगा? क्या चीज? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4000 इंटू 8। जितना डिस्काउंट दिया वो कहां से निकालेंगे? और मालिक कितने से बनेगा? ₹10 से पूरा। क्लियर है ये? समझ में आया री इश्यू का कैसे करना है? सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना ही मेन होता है। तो डिस्काउंट पार्ट देखने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? फुल्ली पेड अप वर्ड है या नहीं। इफ वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है तो हम लोग किससे कंपेयर करेगा? कॉल्ड अप से। क्लियर है? तो एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे एफ होता जिसके पास 2000 शेयर्स है, ठीक है। उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, और उसके शेयर्स कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट कर दिए। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, और उसके शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट कर लिया। अब कंपनी क्या कर रही है, इसके शेयर्स री इश्यू कर रही है एट ₹7 पर शेयर। तो बताओ मुझे डिस्काउंट ऑन री इश्यू। अरे सबका आंसर चाहिए मेरे को। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? एक, तीन, तीन, इसमें तो पूरा ही कॉल्ड अप है ना, 10 का 10 ही कॉल्ड अप है।
तो हम उसी से ही कंपेयर करें। यहाँ पे कॉल्ड अप और फेस वैल्यू किसी से भी कंपेयर करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। तो हमेशा जब वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है किससे कंपेयर करना है, कॉल्ड अप। और यहाँ तो पूरा पैसा ही तो कॉल्ड अप है। तो 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में रीइश्यू करे तो डिस्काउंट कितना, 3 रुपीज। क्लियर है। कॉल्ड अप को देखना होता है जब वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं होता, और यहाँ तो पूरा ही कॉल्ड अप है। फाइनल कॉल भी तो कॉल करने के बाद ही फॉरफिट कर रहा है कंपनी, तो पूरा फेस वैल्यू ही कॉल्ड अप हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आया, क्लियर है, समझ में आया। इससे ज्यादा केसेस नहीं होंगे। क्या जी इससे ज्यादा केसेस नहीं होंगे। इतना ही, इतना दिमाग में रख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, प्रीमियम में तो डिस्काउंट होता ही नहीं, तो लोड ही नहीं है ना। प्रीमियम लो भाई, सर को प्रीमियम देखना है। यहां तक लिखा, कैरेक्टर जी, पार्ले जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ठीक है। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए था, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। ठीक है। अब इसके शेयर्स को आपने री इश्यू कर दिया, री इश्यूड एट ₹12 पर शेयर। शेयर्स कितना है, 1000। तो यहां बताओ क्या कोई डिस्काउंट दिया है क्या, क्योंकि फुल्ली पेड अप नहीं है, किससे कंपेयर करोगे, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है, 10, और री इश्यू कर रहे हैं तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं। क्या हो गया यहाँ पे, प्रीमियम। तो एंट्री क्या होगा, कितने से बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल कितने से। यहां तो कसम खाया हुआ है फेस वैल्यू होगा हमेशा, तो और बाकी समझ में आया। क्लियर है। सो दैट वाज द सिनेरियोज एंड केसेस रिलेटेड टू री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब सिर्फ एक जर्नल एंट्री बचा है पूरे शेयर्स के चैप्टर में जो सीखना है। दैट वाज द 10th नंबर जर्नल एंट्री। मैंने बोला था टोटल 11 जर्नल एंट्री होता है, 10th नंबर हो गया, री इश्यू का पार्ट हो गया। 11th नंबर जर्नल इज, जब आप शेयर्स को फॉरफिट करते हैं देन दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफिचर। शेयर फॉरफिचर एक ऐसा अकाउंट है जो यूटिलाइज होगा ओनली फॉर री इश्यू। शेयर फॉरफिचर में जो पैसा डालते हैं वो पैसा सिर्फ कब यूज होगा, जब आप शेयर्स री इश्यू करते हो तब यूज होता है, अदरवाइज कहीं यूज नहीं हो सकता। तो सोचो, हमने शेयर्स री इश्यू कर दिया, पूरा शेयर जितना फॉरफिट किया था उतना री इश्यू भी कर दिया, लेकिन फॉरफिचर का पैसा यूज ही नहीं हुआ। क्या फ्यूचर में यूज होगा क्या, नहीं, क्योंकि वो शेयर्स तो री इश्यू भी हो चुके। दैट्स वाई जितना पैसा शेयर फॉरफिचर में होगा रिगार्डिंग टू द शेयर्स विच हैज बीन री इश्यूड, क्या बोला मैंने, रिगार्डिंग टू द शेयर्स विच हैव बीन री इश्यूड, मतलब जो शेयर री इश्यू नहीं हुआ उसके बारे में बात नहीं कर रहे। जिन शेयर्स को आप री इश्यू कर चुके हो उसके रिलेटेड कोई पैसा इफ शेयर फॉरफिचर में है देन दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं, बट इंप्लाइड आपको करना ही पड़ेगा, हमेशा करना ही पड़ेगा। अब शेयर फॉरफिचर से निकाल के कैपिटल रिजर्व में डालना है,
पहले तो जर्नल, कैसा होगा जर्नल? ट्रांसफर एंट्री फ्रॉम शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट जर्नल एंट्री, जहां पे बहुत सारा मिस्टेक करते हो, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो। जो स्टेप्स मैं सिखाऊंगा उस स्टेप्स को यदि फॉलो किया, कभी भी ये अमाउंट निकालने में गलती नहीं होगा, नेवर एवर। जर्नल क्या होगा? been amount transferred। बताओ ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करता है कंपनी? लॉ में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अकाउंट्स में ऐसा क्यों सिखाया है कि आपको ये करना है? नॉट प्रूडेंस। यस, यस। कैपिटल रिजर्व पता है क्या होता है? दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। यानी जो तुम्हारे बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज को छोड़ के जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उससे जो रिजर्व बनता है उसको हम लोग बोलता है कैपिटल रिजर्व। एंड दिस कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ एनी कैपिटल लॉसेस। बिजनेस का कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड लॉसेस हुआ तो तुम उस पैसे को यूज कर सकता है। बट इफ वो पैसा शेयर फॉरफीचर में ही रहता तो तुम तो उसको सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज कर सकता है, किसके लिए? रीइश्यू के लिए। दैट्स व्हाई वंस द शेयर्स आर रीइश्यूड, द अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर है लॉजिक? अब ये कैपिटल रिजर्व में आ गया। अब बिजनेस का कोई भी कैपिटल लॉस हो, आप वहां इसको यूज कर लेना। क्लियर है? अब मुद्दा है इसका वैल्यू निकालना। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। एकदम माजोते असू, एकदम खतरनाक टॉपिक चली আছে, মজা আইছে এতিয়া র। ঠিক আছে, cancellation of sorry calculation of amount to be transferred to capital reserve। क्या चीज बोलो तो? मेरा पी लो, पीना है तो। अब देखो कैसे निकालना। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सारे शेयर्स को फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ, राइट? इफ इसमें से सारे के सारे रीइश्यू कर दिया तो टेंशन ही खत्म, फिर तो लोड ही नहीं है। बट दिक्कत कहां आता पता है? कि फॉरफिट किया 500 शेयर्स, री इश्यू कर रहे हो 200 शेयर्स, तो उन जो री इश्यू कर चुके हो उसके रिगार्डिंग पैसा ही तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना। तो आपको वो कैलकुलेट करना सीखना है, राइट? कैसे? पहले तो ये देख लो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था फॉरफिट करने में, राइट? अब निकालो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। यानी जिन शेयर्स को री इश्यू कर रहे हो
उनको फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ था, यानी यूनिटरी मेथड कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो पर शेयर का प्रॉफिट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, तो जो शेयर्स री इशू किया है उनका प्रॉफिट पता चल गया। आई बात समझ में? जो शेयर्स री इशू किया उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ था फॉरफिट के टाइम, वो पता चल गया। अब इसको कंपेयर करो माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, क्योंकि अब डिस्काउंट दिया तो कुछ पैसा यूज भी तो कर लिया होगा, जितना यूज कर लिया वो हटा दो, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं, टोटल प्रॉफिट तो अलग कहानी है, वो वहीं छूट गया। तो देखो अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर कैसे निकालोगे? अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफीचर कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट माइनस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो उतना पैसा अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? विथ एग्जांपल पूरा समझते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, एक के पास 1000 शेयर्स है और एक के पास 2000 शेयर्स है। एप्लीकेशन के साथ ₹3, अलॉटमेंट के साथ 3+5, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर ली। बी ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया,
और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। सिक्स 600 शेयर्स, या फिर ऐसे लिखो, आउट ऑफ द अबव forfeited shares, company reissued 2000 shares company reissued 2000 shares at the rate rupees 8 per share, fully paid up. Reissued shares include whole of Mr. A. Journalize for forfeiture and reissue. क्वेश्चन समझ में आया? सबका क्वेश्चन लिखना होगा। तो अब देखो, सबसे पहले फॉरफीचर का एंट्री करता है, अलग अलग फॉरफीचर का एंट्री करता है, हम लोग सीखता है। जब कंपनी मिस्टर ए का शेयर्स फॉरफिट करेगा, वैसे तो दोनों का साथ में ही फॉरफिट होगा क्योंकि फाइनल कॉल के बाद हो रहा है, तो मिस्टर ए का फॉरफिट करेगा, तो बताओ क्या जर्नल एंट्री होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप पार्ट ऑफ फेस वैल्यू, और यहां कॉल्ड अप कितना है? पूरा 10। क्या मिस्टर ए के केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी फॉरफीचर के टाइम फिर से डेबिट करना है क्या? कब करते हैं डेबिट? जब प्रीमियम में एरियर होता है तब। क्या मिस्टर ए ने प्रीमियम में एरियर किया? तो नहीं होगा। सीधा क्या होगा? कॉल्स इन एरियर क्रेडिट। कितने से? 4 रुपीज से। और जितना वो पे कर चुका वो कहां चला जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना? 6। प्रीमियम को कंसिडर मत कर लेना, प्रीमियम एक बार मिल गया मतलब मिल गया। मिस्टर बी का बताओ फॉरफीचर का एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? कॉल्ड अप तो 10 ही है। क्या इसके केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिवर्स करना है? हाँ, क्योंकि इसने एरियर किया था प्रीमियम में।
टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना? टू शेयर forfeiture account being shares forfeited। forfeiture का एंट्री हो रहा है। अब री इशू का एंट्री कर लेता है। जब री इशू करेंगे तो बताओ क्या री इशू में कोई डिस्काउंट विस्काउंट है क्या? कितने रुपए में आप री इशू कर रहे हो? क्या वर्ड फुल्ली पेड अप है? तो किससे कंपेयर करेंगे? तो कितना का डिस्काउंट हुआ? 2 रुपए का। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं? 2000। तो 2000 री इशूड शेयर का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 8। जो डिस्काउंट है वो कहां से निकालेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 4000 टू शेयर कैपिटल 20,000। being shares reissued at a discount of ₹2 per share। अब क्वेश्चन ने तो फॉरफीचर और रीइश्यू मांगा ना, बट एक एंट्री तो इंप्लाइड करना होता है, कैपिटल रिजर्व वाला, राइट? वो एंट्री क्या होगा? पहले एंट्री करके छोड़ देता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू being amount transferred। एंट्री तो कर लिया, वैल्यू निकालना है, राइट? वैल्यू ही कैलकुलेट करना है। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले किसका? मिस्टर ए का। इसका तो बहुत इजी होगा, बट हम लोग सीखेंगे स्टेप वाइज। टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना हुआ था, मुझे ये बताओ। मिस्टर ए के जब टोटल शेयर्स को फॉरफिट किया था तो कितना प्रॉफिट हुआ था? 6000, राइट? 6000। ऐसे लिख दो, टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स। चलो ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, और मिस्टर ए के थे 1000 शेयर्स। तो टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ री इश्यूड शेयर्स निकालना है। मिस्टर ए के 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे आपने, कितने शेयर्स री इशू कर रहे हो? सारे के सारे 1000। आपने टोटल 2000 शेयर्स री इशू किया, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? उस 2000 में मिस्टर ए के कितने शेयर्स है? होल ऑफ मिस्टर ए। होल ऑफ मिस्टर ए का मतलब पूरा का पूरा 1000 शेयर्स तो मिस्टर ए का री इशू कर दिया हमने। तो मिस्टर बी का कितना री इशू किया? 1000।
ठीक है, तो इसका 1000 शेयर्स 6000 का प्रॉफिट हुआ था ऑन फॉरफीचर ऑफ 1000 शेयर्स। तो जितना शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट, 6000। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आप कंप्लीट जितने शेयर्स फॉरफिट करते हैं उतना ही रीइश्यू कर दो तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। 1000 ही फॉरफिट किया था, 1000 ही रीइश्यू कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉफिट 6000 है। डिस्काउंट कितना दिया, इन 1000 शेयर्स को रीइश्यू करने में डिस्काउंट कितना दिया, अरे डिस्काउंट पर शेयर कितना था, 2 रुपए। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू, देखो ये है ना, वर्बली भी निकाल सकते थे, जानबूझ के इतना स्टेप्स में घुसाया ताकि आप एग्जाम में सिली मिस्टेक से बच जाओ। ये तो बड़ा सीधा सीधा था, अब मिस्टर बी का है ना, सीधा सीधा नहीं निकलेगा, उसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ता। और फिगर्स इतने इजी लिए हुए हैं कि वर्बली भी निकाल सकते हैं, बट फिगर्स उल्टे पुल्टे होंगे तब क्या करोगे, इसलिए स्टेप सीख के रखो। जब आपका ब्रेन बहुत शार्प हो जाए, शेयर्स में पूरा कमांड आ जाए, तो डायरेक्ट करना, बट सिली मिस्टेक मत करना। मिस्टर बी का कैसे निकालेंगे, मिस्टर बी के शेयर्स को फॉरफिट करने में कितना हुआ था टोटल प्रॉफिट, इसका भी 6000 हुआ। बट एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ रीइश्यूड शेयर्स भी सेम होगा क्या, क्योंकि वो 6000 तो 2000 शेयर्स को फॉरफिट करके हुआ है, और आप रीइश्यू कितना कर रहे हैं, तो उस 1000 में कितना प्रॉफिट हुआ था निकालना पड़ेगा। 6000 का प्रॉफिट हुआ ऑन 2000 शेयर्स को फॉरफिट करके, तो 1000 शेयर्स के लिए कितना प्रॉफिट होगा, इतना, यूनिटरी मेथड। और इन 1000 शेयर्स को रीइश्यू करने में डिस्काउंट कितना, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा, 1000। तो बताओ टोटल कितना पैसा आप लोगों को कैपिटल रिजर्व में डालना है, 5000, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे। समझ में आया, मगजमती गई, प्रैक्टिस चाहिएगा, दिस थिंग्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, बिकॉज आप स्टेप फॉलो नहीं करोगे खुद कहीं ना कहीं फंस जाओगे। एक पॉइंट आता है जब आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपका रिदम बोलने लगता है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है। बट फ्रॉम द सेफर साइड मैं यही बोलूंगा, आप स्टेप फॉलो करो। एक पॉइंट आएगा जब आप थोड़े और सीनियर बन जाओगे, तब आपका माइंड मैच्योर्ड होगा, फटाफट कैलकुलेट कर लोगे और आपके पास कैलकुलेटर होगा। बट अभी तो एग्जाम में कैलसी होगा नहीं, तो आप क्या करो, ये स्टेप्स को फॉलो करना। देखो मिस्टर ए के लिए जरूरत नहीं था, बट स्टिल मैंने किया, आप लोग भी करना। जब जब आपको कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करना, हमेशा करेक्ट आएगा। इज इट क्लियर, सो दैट वाज द केस कि रीइश्यू कैसे करता है, और रीइश्यू करने के बाद जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। विद दिस जर्नल एंट्री आपका शेयर्स का सारा जर्नल खत्म। अब एक भी नया जर्नल एंट्रीज नहीं है, बस इतना ही जर्नल था जितना हमने आज तक सीखा है। अब जो सेगमेंट अपने को सीखना रह गया है वो है बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।